अपने उसी बिंदु को संधि प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए अगले भेद और सूत्र की ओर हम अग्रसर होते हैं। अगला हमने स्वर संधि पढ़ी, स्वर के बाद अब हम पढ़ते हैं व्यंजन संधि। स्वर संधि के बाद व्यंजन संधि, जिसको हम संस्कृत में बोलते हैं हल संधि। हल संधि, व्यंजन संधि या हल संधि। हल संधि किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा है हल वर्णानाम स्वर हल स्वर व्यंजन वर्णानाम वा संयोगः हल संधि कथयते। कहा गया है कि इस परिभाषा का तात्पर्य है कि हल वर्णों का या व्यंजन वर्णों का स्वर या व्यंजन वर्णों से मेल होने पर स्वर में व्यंजन या स्वर में हुए परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। कोई भी व्यंजन वर्ण के बाद या तो स्वर आए या व्यंजन वर्ण आए तो वहाँ कौन सी संधि होती है, हल संधि होती है। यहाँ हल या व्यंजन वर्ण प्लस स्वर या व्यंजन के आने पर वर्ण में हुए विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। यहाँ तो कोई भी व्यंजन वर्ण, यहाँ कोई भी स्वर या व्यंजन के आने पर जो परिवर्तन होता है, जो विकार होता है, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा जगत धननाथ है, जगत धननाथ है तो तय के स्थान पर हुआ न और बन गया जगन्नाथ है। इस प्रकार से कौन संधि हुई, व्यंजन संधि। यहाँ तय आया, तय के बाद नहीं आया, यानी व्यंजन वर्ण के बाद व्यंजन के आने पर व्यंजन में हुए विकार को व्यंजन संधि कहते हैं दोस्तों। उसी प्रकार से स्वर आए तो भी व्यंजन संधि होती है। जैसे जगत धन ईसह, जगत धन ईसह, जगत में तय व्यंजन है और ईसह की स्वर है। यहाँ पर तय के स्थान पर होता है द और शब्द बनता है हमारा जगदीशः। कौन सी संधि हुई, व्यंजन संधि। तो वही हम कह रहे थे कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने पर व्यंजन में हुए विकार को स्वर संधि कहते हैं। जैसे जगत धनेश बराबर जगदीश, जगत प्लस नाथ बराबर जगन्नाथ, एतत् प्लस मुरारी बराबर एतन मुरारी, बा प्लस ईस बराबर बागीस, वाक, देखो वाक धन ईसह, वाक होता है वाणी और ईसे होता है स्वामी। वाणी के स्वामी कौन है, बागीस। बागीस होता है वाणी की देवी माँ सरस्वती के लिए इसका प्रयोग हुआ है। वाक धन ईसे बराबर बागीस। ये कौन सी संधि हुई दोस्तों, ये हुई व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि की परिभाषा है कि व्यंजन वर्ण के बाद किसी भी स्वर या व्यंजन वर्ण के आने पर व्यंजन में हुए विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। अब इस संधि को हम सूत्र के माध्यम से, सूत्रों के माध्यम से पढ़ते हैं। व्यंजन संधि के कई भेद होते हैं छात्रों, लेकिन हमारे जो सिलेबस है, हमारे सिलेबस में हमें देगा कि इस पद में संधि करते हुए या संधि विच्छेद करते हुए संधि का नाम व सूत्र लिखो। अर्थात ये पूछ सकता है कि कोई भी पद देगा, उसका संधि विच्छेद करते हुए सूत्र का नाम उल्लेखन करो।
कौन सा है? नाम लेखम कृत। हमारी पहली संधि है, देखो जो महत्वपूर्ण है वो सूत्र है हमारा झलाम जसो अंते। हमारा ये सूत्र है, महत्वपूर्ण सूत्र है, हमने काम में लिया। झलाम जसो अंते। तो एक सूत्र इसका साथ और है, वो है झलाम जस झसी। ये सूत्र है, सूत्र है झलाम जस झसी। दोनों सूत्र काम में आए हैं। ये सूत्र किस संधि के हैं? यानी व्यंजन संधि का एक भेद है, आपने पढ़ा है जसत्व संधि। कौन संधि है? जसत्व संधि। तो वहां हमको सूत्र के माध्यम से संधि करनी है। तो सूत्र है झलाम जसो अंते और झलाम जस झसी। ध्यान से पढ़ना दोस्तों, ये सूत्र क्या कहता है? झलाम जसो अंते सूत्र कहता है कि प्रत्याहार आपने पढ़े हैं कि झल और जस, झल और जस, ऐसे दो प्रत्याहारों का वर्णन किया गया है। सूत्र में कहा गया है कि झलाम जसो अंते। सूत्र कहता है झल वर्णानाम पूर्व पदे अंतिम स्थाने आयाति पर परे जस वर्णे स्वर या व्यंजन वर्णे आयाति तथा झलाम स्थाने जस होती। ये सूत्र कहता है, ये सूत्र कहता है कि झल प्रत्याहार के बाद, इसके बाद दोस्तों कि झल प्रत्याहार के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन वर्ण आता है तो झल प्रत्याहार को जस आदेश हो जाता है। झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? झल प्रत्याहार में पर का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सॉरी पर का पहला, दूसरा, तीसरा, वैसे आता तो तीसरा भी है, चौथा और या वर ल ससर हल या स। देखो झल में कहाँ से? माहेश्वरी सूत्रों में हमने पढ़ा कि झ वा या, तो झ वा या, झवाया से लेकर के झ वा या गड़ दस, जब गड़ दस, ख फ छ ढ छठ तब क पाय ससर हल ससर, ठीक है ना? तो झल प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं उन वर्णों की संख्या होती है 24 वर्ण। कितने वर्ण होते हैं? 24। माहेश्वरी सूत्र में कहाँ से चालू हुआ? झ ढ य, ठीक है ना, से लेकर के स स ससर और है। हल, हल वाले लहतक के लिए कौन कौन से वर्ण कहेंगे? 24 वर्ण आते हैं। लेकर के झ वा या से लेकर के झ वा या गड़दस, झ गड़दस, ख फ छ ठ छ तब क पाय ससर हल, यहाँ तक के सभी वर्ण इसमें आते हैं झल। इनके बाद यदि कोई भी स्वर या व्यंजन वर्ण आता है तो जस में आते हैं 5 वर्ण। कितने वर्ण आते हैं छात्रों? 5 वर्ण, और 5 हैं ज व ग ड ड। ये 5 वर्ण जस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है कि अब ये सूत्र कहता है यदि पूर्व पद के अंत में अंते, झलाम जसो अंते, पूर्व पद के अंत में जस प्रत्याहार आए और उसके बाद कोई भी स्वर या व्यंजन वर्ण आए तो जस को जस आदेश हो जाता है। जस को क्या होता है? जस आदेश हो जाता है। अब यहाँ छात्रों के सामने थोड़ी सी समस्या उत्पन्न हुई, उपस्थित हुई कि आप कहने से ये तो 24 वर्ण हैं और ये कितने
कितने वर्ण हैं? 5। कि हम 24 वर्णों को 5 वर्णों में किस प्रकार बदलते हैं, कि 24 वर्णों को 5 वर्णों में किस प्रकार बदलते हैं। यह समस्या हमारे सामने आई, कोई समस्या नहीं है छात्रों। इसका समाधान बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, और वो ये है कि ये जो वर्ण होते हैं ये प्रत्येक अपने वर्ग का तीसरा वर्ण होता है। कौन सा होता है छात्रों? तीसरा। कि यहाँ पर आपको जो आपके सिलेबस में जो सूत्र है वो यहाँ पर प्रथम वर्ण आएगा। कौन सा आएगा? प्रथम वर्ण। और इधर कोई भी स्वर या व्यंजन वर्ण आए तो वर्ग के प्रथम वर्ण को अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल दिया जाता है। ये हमारी कौन संधि है? जसत्व संधि। ये इसका सारांश है, निचोड़ है, तोड़ है कि वर्ग का यहाँ पर पहला वर्ण आए, उसके बाद कोई भी स्वर या व्यंजन वर्ण आए तो इस वर्ण को अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल दिया जाता है। और व्याख्या के रूप में पढ़े हम विस्तार से यदि हम अध्ययन करें तो वो यह अध्ययन होता है कि झस प्रत्याहार के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन वर्ण आए तो उसे अपने ही वर्ग के यानी जस प्रत्याहार में बदल दिया जाता है। अब ये बता था कि 24 वर्णों को 5 वर्णों में किस प्रकार बदलेंगे छात्रों, तो उसके लिए एक तरीका है दोस्तों, और वो ये है कि आपको जैसे वर्ग के वर्ण है 4 पंजे 20, कितने हो जाओ? 4। यानी वर्ग का कोई भी जैसे क, ख, ग, घ, ये आएगा। क्या है? क, ख, घ। तो ग तो आएगा नहीं क्योंकि यह पहले से ही तीसरा वर्ण है। अगर ये वर्ण आते हैं तो इन्हें हम अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल देते हैं। तो इस प्रकार से ये बदल जाते हैं 20 वर्ण, यानी अपने क आए तो भी ग होगा, ख आए तो भी ग होगा, और घ आए तो भी किसमें बदल जाएगा? ग में बदल दिया जाएगा। उसी प्रकार से च, ट, त, प, ये सभी वर्गों के अपनी वर्ण को किसमें बदल देते हैं? तीसरे वर्ण में बदल दिया जाता है। अब बचे आपने कितने? 4 वर्ण, और वो होंगे उच्चारण स्थान के आधार। बहुत गुण है आपको। देखो कहा कि जैसे मानो से आ जाए तो से का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। तो यहाँ पर तालु उच्चारण स्थान किसका है? इच्चु या सानाम तालु च वर्ग में से जय का है। तो से को हम किस में बदलते हैं? जय में। से का उच्चारण स्थान मूर्धा है तो ऋटुर सानाम मूर्धा ट ठ ढ में बदलते हैं। इसका उच्चारण स्थान दंत है तो ऋतुर सानाम दंत वर्ग ट ठ ढ, इसको इसमें बदलते हैं। और से का उच्चारण स्थान कंठ है तो क ख ग में बदलते। उच्चारण स्थानों के आधार पर इन वर्णों को इस वर्ण में बदल दिया जाता है। इस प्रकार से ये हमारा पहला सूत्र हुआ। कौन सा? झलाम, जसो, अंति। अब इसके उदाहरण हैं जैसे उदाहरण है दोस्तों इसके। अभी एक सूत्र बता है हमारा सूत्र उदाहरण है। जैसे एक तो हमने पढ़ा अभी कि बाघ, बाघ प्लस ईश्वरी, बाघ प्लस ईश्वरी। तो बाघ में क्या है? इधर ईश्वरी में ये है, इसलिए क्या हो जाएगा? कै को हमने अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण बनाया तो बा ग धन ईश्वरी, और छात्रों जोड़ करके बन गया बागीश्वरी। क्या बन गया? बागीश्वरी। दोस्तों देखो बागीश्वरी बना। इसी प्रकार से यहाँ स्वर था तो व्यंजन भी आ सकता है, वो है जैसे बाग प्लस दानम। देखो दोस्तों यहाँ पर स्वर था, यहाँ क्या आया? व्यंजन, तो भी ये संधि हो जाएगी। यहाँ पर क्या है? कै को बदलेंगे घ में और मिला करके बनाएंगे। अब यहाँ पर कोई स्वर नहीं है तो इसको आधा छोड़ेंगे, बाग दानम।
क्या होता है दोस्तों? बारो दानम, क्योंकि यहाँ पर स्वर होता तो ये पूरा हो जाता और स्वर नहीं है तो ये कैसा रहेगा? आधा रहेगा। तो बारो दानम। उदाहरण ये आता भी रहता है, जैसे जगत धन ईसह। तो देखो दोस्तों यहाँ पर तय है और तय के बाद ई है, तो तय को बदलेंगे हम दय में और मिलाकर के बढ़ाएंगे जगह, और तय में ही है तो जगदीशः। क्या बन गया? जगत प्लस ईश है बराबर जगदीशः। दोस्तों देखो इस प्रकार से हमने उदाहरण देखा, जगत धनो ईश है बराबर जगदीशः। बहुत सारे उदाहरण हैं। उसी प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि वर्ग के कौन से वर्ण को, वर्ग के पहले वर्ण को अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल दिया जाता है। उसे हम कौन सी संधि कहते हैं? चसत्व संधि कहते हैं। आगे चलते हैं। हो गया दोस्तों बागीश, बागीश्वरी, जगदीश, जगदीश प्लस ईश्वर और जगदीश्वर, ठीक है ना। उसी प्रकार से हम मान लो ट आ जाए, क्या जाएगा? ट, जैसे सट प्लस आनन है, क्या जाए दोस्तों? सट प्लस आनन है। तो ट आ गया, ट के बाद आ गया, तो ट को किस में देते हैं बेटा? डैम। तो से डे और डे में आ गया सड़ा नन है, आ जाएगा सड़ा नन है। हो गया। जैसे आ जाए पे, आ जाए सुप प्लस अंत है, क्या है दोस्तों? सुप प्लस अंत है, पे आ गया और पे को हम किससे बदल देंगे? पे को हमने अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण बदला बे, पे भे भ और बन गया शुभंतः। क्या बन गया? शुभंतः। शुभ प्लस अंत बराबर शुभंतः। जैसे अगला है आप प्लस जमा, तो पे आ गया, पे भय, पे पतंग, पे पल और बेवरी और बनकर क्या हो जाएगा? अब जब। बहुत से उदाहरण हैं कि हमें ध्यान रखना केवल कि अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। अपने ही वर्ग का कौन सा होता है? तीसरे वर्ण में बदल करके हम सूत्र कौन सा लिखते हैं? झलाम जसो अंति। कौन सा होता है दोस्तों? झलाम जसो अंति। ठीक है। और ये जसत्व संधि का एक दूसरा सूत्र और भी है हमारे पास, और वो सूत्र है जलाम जस झसी। कौन सा दोस्तों? जलाम जस झसी। ये सूत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले संधियों में हम किस सूत्र का नाम देंगे? जलाम जसो अंति। लेकिन परीक्षक बहुत चतुर है, आजकल वो इसका ध्यान पूछ लेता है कि किस सूत्र के माध्यम से ये संधि हुई है। सूत्र नंबर 2 अर्थ पढ़ते हैं हम। झलाम जसो अंति, ये सूत्र कहता है कि जल प्रत्याहार के बाद झस प्रत्याहार के आने पर, झल प्रत्याहार के बाद झस प्रत्याहार के आने पर झल प्रत्याहार को जस प्रत्याहार में बदल दिया जाता है। देखो यहाँ आएगा झल प्लस यहाँ आएगा झस, और इसको हम किसमें बदलते हैं? जस प्रत्याहार में बदल देते। झल धन झस आने पर झल प्रत्याहार को जस प्रत्याहार में बदल दिया जाता है। विस्तार से बताए दोस्तों, ध्यान रखना, यहाँ पर जो झल तो आता है, लेकिन क्या है कि यहाँ पर झस में झल आए और यहाँ वर्ग का कौन सा वर्ण आए? चौथा। कौन सा है यहाँ पर? वर्ग का चौथा वर्ण। जस प्रत्याहार में जिस प्रकार से
जस प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण होता है, उसी प्रकार से जस प्रत्याहार में भी प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण होता है। सामान्यतः आपको जो पूछा जाता है सिलेबस में दोस्तों वो है कि चौथे वर्ग के बाद चौथा वर्ण आए, उसके बाद भी चौथा वर्ण आए, तो वहाँ क्या हो जाता है कि पूर्व पद वाले चौथे वर्ण को अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल दिया जाता है। स्थिति आएगी छात्रों कि यहाँ धन से पहले वर्ग का चौथा वर्ण और धन के बाद भी कौन सा वर्ण है? चौथा। धन से पहले वर्ग का चौथा वर्ण और धन के बाद भी वर्ग का चौथा वर्ण आए, तो इस चौथे वर्ण को अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल दिया जाता है। उसे हम कौन सी संधि कहते हैं? उसे हम जलाम झस झसी संधि के माध्यम से, सूत्र के माध्यम से जसत्व संधि ही कहते। आपसे संधि का नाम इसीलिए नहीं पूछता, वो पूछता है कि किस सूत्र के माध्यम से ये संधि हुई। तो यहाँ पर आप अगर वर्ग का चौथा वर्ण आए और यहाँ भी चौथा वर्ण आए, तो वहाँ आपको ध्यान रखना है कि पूर्व पद के अंत में आए हुए चौथे वर्ण को अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल दिया जाता है। और सूत्र का नाम कौन सा रखेंगे आप? जलाम झस जैसे रिध प्लस धी। देखो छात्रों यहाँ ध वर्ग का चौथा वर्ण है, त थ द ध, और उसके बाद कौन सा वर्ण आया है? ध। तो इस ध को अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलते हैं, तो क्या आएगा? द। अब लिखेंगे क्या हम? री, ठीक है ना? द धी, रिद्धि क्या आएगा? रिध प्लस धी बराबर रिद्धि, ठीक है ना? ये ध आधा है, नीचे आ गया, ध पूरा है नीचे, रिद्धि, ठीक है ना? ऐसे ही सिद्ध प्लस धी, तो ये ध किसमें बदला? द में, और दोस्तों हो गया सी द धी, सिद्धि। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे नहीं तो आधा द और नीचे पूरा है सिद्धि, रिद्धि, सिद्धि। लव ध, लव प्लस ध, लव होता है दोस्तों छात्रों प्राप्त होना, और ध करते हैं तो भ क्या है? प फ ब घ, चौथा वर्ण है, तो किससे बदलेंगे? ब में बना लव ध, क्या हो गया? लव ध। रिद्धि, सिद्धि, लव ध, गद्दी, गद प्लस धी बराबर गद्दी। क्या होता है दोस्तों? लव रिध प्लस धी बराबर रिद्धि, सिद्ध प्लस धी बराबर सिद्धि, लव प्लस धी बराबर लव है, गद प्लस धी बराबर गद्दी, ठीक है ना? वर्ग का कौन सा वर्ण आएगा? चौथा वर्ण। वर्ग का चौथा वर्ण, वर्ग का चौथा वर्ण आए और चौथे वर्ण के बाद फिर चौथा वर्ण आए, तो उस पहले वाले चौथे वर्ण को अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल दिया जाता है। और सूत्र का नाम क्या लिखते हैं? जलाम झस झस। यदि पूर्व पद के अंत में वर्ग का पहला दूसरा वर्ण है और उसके बाद कोई भी स्वर या व्यंजन वर्ण है, तो हम कौन सा सूत्र लगाते हैं? जलाम झसो अंते। और यदि चौथे वर्ण के बाद चौथा वर्ण आता है, तो हम कौन सा सूत्र लगाते हैं? जलाम झस झसी। दोनों संधियों का नाम एक ही है और नाम है जसत्व संधि। कौन सा नाम है? जसत्व संधि, नाम एक ही है, जसत्व संधि। आगे चलते हैं। अगला सूत्र है हमारा, ये जसत्व संधि में छात्रों जसत्व संधि को आपको ध्यान रखना है। उदाहरण पूछता है, सरल सा उदाहरण पूछता है
बागीश, जगदीश, ठीक है ना, बागेश्वरी। ऐसे उदाहरण पूछता है वो। जगत प्लस आनंद बराबर जगदानंद, सड़ प्लस आनंद बराबर सड़ानंद, ठीक है ना। इस प्रकार से पूछता है। ध्यान रखना रिद्धि, सिद्धि, गद्दी, ठीक है ना। इनमें से कोई भी उदाहरण आए, वर्ग का चौथा वर्ण आए, उसके बाद फिर चौथा वर्ण आए, तो पहले वाले वर्ण को अपने ही वर्ण के तीसरे वर्ण में बदल दिया जाता है। आज चलते हैं नंबर 2, सूत्र अगला है तीसरा। स्तो, स्चुना, स्तो, स्चुना, स्चु। सूत्र है छात्रों कि ये कहता है स्तो, स्चुना, स्चु, ये सूत्र है किस संधि का सूत्र है? ये है सत्व संधि का, अष्टुत्व संधि का। कहते हैं कि स्तो, स्चुना, स्चु, ये सूत्र कहता है दोस्तों कि से और तय वर्ग, से और तय वर्ग के बाद से, इसको बोलते हैं तालव्य स, इसको बोलते हैं दंत स के आने पर च वर्ग। ध्यान देना, सूत्र है स्तो, स्चुना, स्चु। ये सूत्र कहता है दोस्तों कि से, इसको बोलते हैं दंत सकार और तय वर्ग। से और तय वर्ग के बाद स, तालव्य स और च वर्ग के आने पर, तालव्य श और च वर्ग के आने पर इस दंत सकार को तालव्य सकार में और तय वर्ग को च वर्ग में बदल दिया जाता है। तालव्य सकार में और यहाँ च वर्ग में बदल करके जोड़ दिया जाता है। हमारा ये सूत्र कहता है स्तो, स्चुना, स्चु। ये सूत्र कहता है कि स दंत सकार और तय वर्ग, दंत सकार और तय वर्ग के बाद तालव्य सकार और च वर्ग के आने पर दंत सकार को तालव्य सकार में, तय वर्ग को च वर्ग में बदल दिया जाता है। संधि का नाम क्या देंगे? सचित्व संधि। और इसके दोस्तों सचित्व संधि होती है। ध्यान रखना, मैं आपको बार बार शब्द दिला रहा हूँ। वर्ग, तय वर्ग का मतलब होता है तय, ध, 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 न, तय, ध, ध, न, तय वर्ग। क्या होता है दोस्तों? तय वर्ग। और च वर्ग क्या होता है? च, छ, ज, झ, अण। तय को हमेशा किस में बोलते हैं? च में, ध को छ में, द को ज में, ध को झ में, न को अण में बदल दिया जाता है और बदल करके संधि बनाई जाती है। कौन सी? सचित्व। जैसे हमने उदाहरण लिखा कस प्लस चितः। हमने उदाहरण लिखा छात्रों कस प्लस चितः। कस से कौन सा है? दंत सकार। इधर कौन सा है? च। तो इसको हम किस में लेंगे? से को श और लिख देंगे यहाँ जोड़ करके कश्चितः। क्या लिखेंगे? कह प्लस चितः बराबर कश्चितः। क्या हो जाएगा? कह प्लस चित बराबर कश्चित हुआ। से को हमने किस में दिया? किस में दिया? जैसे और हमने तय क्या लिया भाई? तय। और तय को हमने किस में बदलेंगे? च। ठीक है ना। जैसे सत प्लस चितः। और देखो सत में क्या है दोस्तों? तय है और तय के बाद क्या है? च है। मिलकर के क्या है? तय कौन बना? च में और मिलकर के बना सच।
चितः, सत प्लस चितः बराबर सच्चितः। उसी प्रकार से सत प्लस जनः, क्या दोस्तों, सत प्लस धन जनः, तय को हमने किस में बदला, जय में, किस में बदला, जय में, सज्जनः, सद प्लस जनः बराबर सज्जनः। दे हो गया, दे तीसरा है तो जय बदल दिया, सज्जनः, सद प्लस जनः बराबर सज्जनः। तय है, तय को अपने ही वर्ग की किस में बदल देना, उस तीसरे वर्ग में बदल दिया जाता है। जैसे सारंगिन प्लस जय बराबर सारंगिनो जय, क्या हो जाता है, सारंगिन प्लस जय, यहाँ पर नहीं आता है और ने को में बदल करके क्या बना जाता है, सारंगिनो जय, ठीक है ना। उसी प्रकार से कोई भी वर्ण आए, थे आए, क्या है, ते आए, थे आए, थे आए, थे आए, नहीं आए तो उसे अपने ही वर्ग की इसमें बदल जाता है, च छ ज झ में बदल दिया जाता है, ठीक है ना। उसी कौन सा सूत्र हुआ, इस्तो, इश्चुना, इश्चु। ये सूत्र कहता है छात्रों, मैं आपको याद दिला देता हूँ कि स और ते, कौन सा है, स और ते वर्ग के बाद स और च वर्ग आता है तो इस दंत सकार को तालव्य सकार में और ते वर्ग को च वर्ग में बदल करके सचत्व संधि का रूप या नाम दिया जाता है, ठीक है। अगला सूत्र है अगला सूत्र है दोस्तों इष्टुना, छोटा सूत्र है इष्टुना, इष्टु और इष्टुत्व संधि इसको हम बोलते हैं। इससे पहली वाली संधि थी सचुत्व संधि और अब हुई इष्टुत्व संधि। हमें सूत्र के माध्यम से पूछा जाएगा तो सूत्र हमारा कौन सा है, इष्टुना, इष्टु। दोस्तों ये सूत्र क्या कहता है, ये सूत्र कहता है कि स दंत सकार और तय वर्ग से पहले या बाद में स या तय वर्ग की आने पर, ऐसे दोनों स्थितियां हैं, स दंत सकार और तय वर्ग के बाद मूर्धन्य सकार और तय वर्ग के आने पर स्थिति ये भी हो सकती है स और तय वर्ग प्लस दंत सकार और तय वर्ग के आने पर, दोनों में से कोई भी एक स्थिति हो सकती है। तो इसको हम एक लाइन से भी समझ सकते हैं छात्रों, और वो लाइन है कि दंत सकार और तय वर्ग से पहले या बाद में मूर्धन्य सकार और तय वर्ग के आने पर दंत सकार को मूर्धन्य सकार में और तय वर्ग को तय वर्ग में बदल दिया जाता है। जैसे आया ना, इस स को हम किस मानते हैं और इसको किस मानते हैं, दंत सकार को हम बदलते हैं मूर्धन्य सकार में और तय वर्ग को बदलते हैं तय वर्ग। अब मान लो ये स्थिति नीचे वाली आ जाए तो हम दंत सकार को मूर्धन्य सकार में और तय वर्ग को तय वर्ग में बदल देते। बहुत अच्छा है, मिलती जुलती है, सचत्व संधि से मिलती जुलती है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, सूत्र भी अलग है। इष्टुना, इष्टु इसको हम बोलते हैं और इष्टुना, इष्टु में स्पष्ट किया है कि दंत सकार तय वर्गाभ्याम परे, तय वर्गाभ्याम पूर्वाभ्याम पराभ्याम परे स मूर्धन्य स तय वर्गः अस्ति तथा दंत सकार स्थाने मूर्धन्य सकार तय
क्या है दोस्तों, तत् प्लस टीका तय है, तय के बाद तय है तो तय और इसको बदल दिया हमने तय में प्लस टीका बना तटीका। समझ गया, तत् प्लस टीका बराबर तटीका। समझ गया। हमने कहा जैसे रामस प्लस षष्ठः, रामस प्लस षष्ठः, तो दोस्तों ये यहाँ पर से है और यहाँ मूर्धन्य से है तो हो जाएगा रामस प्लस षष्ठः बराबर हो गया रामस षष्ठः। ये बहुत अच्छा आपको पूछता है, वो है कि गिनतियां हमारी कही हैं जो मिलकर के बनती हैं। जैसे हमने कहा कि भाई किसको मतलब सह को श में, क्या है सह को स में, जैसे त्रया प्लस षष्ठी और त्रया विसर्ग है, इसको हमने कर दिया त्रया स प्लस षष्ठी। और देखो छात्रों, इस सह को हमने बदला मूर्धन्य सकार में और रूप बना त्रयष्ठी। हो गया। तो सह को किसमें बदल दिया, सह किसमें बदल दिया हमने, सह को हमने किसमें बदला मूर्धन्य सकार में, तय को हमने किसमें बदल दिया तय, किसमें बदला तय में बदलती हुई हमने अपना रूप सिद्ध किया। जैसे तट्टिका रामषष्ठ त्रयष्ठी त्रयष्ठी सप्तस प्लस षष्ठी सप्तष्ठी आएगा। कौन सा वर्ग आएगा, तय आएगा तय, और तय को हम किस बदलेंगे तय, तय को हम किस बदलते हैं तय वर्ग में बदल करके कौन सी संधि करते हैं, हम इष्टत्व संधि करते हैं। ठीक है दोस्तों, इष्टत्व संधि का ये उदाहरण हुआ। ज्यादातर पेपर में पूछाता है ये उदाहरण तत् प्लस टीका बराबर तटीका, अधिकांशतः बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। तटीका रामषष्ठ त्रयष्ठी, इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण उदाहरण आपके सामने उपस्थित है। कौन सा सूत्र हमारा, इष्टुना इष्टु संधि का नाम देते हैं हम इष्टत्व संधि। क्या नाम है दोस्तों इसका, इष्टत्व संधि। ये किसका भेद है, व्यंजन संधि का भेद है। तो एक बार दोस्तों अंत में आपको सूत्र स्मरण करा देता हूँ कौन कौन से सूत्र हमारे लिए वो है कि पहला हमने पढ़ा झलाम झसुवंती, दूसरा हमने पढ़ा झलाम झस झसी, तीसरा हमने पढ़ा इस्तो इष्टुना इष्टु, और चौथा हमने पढ़ा इष्टुना इष्टु। सभी उदाहरण आपको देखने हैं पुस्तक में पढ़ने। तो आज इस बिंदु को आज यही समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में कल फिर अगली कक्षा में हम आपके सामने से अगले वाले सूत्र व्यंजन संधि के कुछ अन्य और महत्वपूर्ण सूत्र लेकर के कल फिर उपस्थित होंगे। इसके लिए